नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा और आज यूपी यही उत्तर मांगेगा कि आखिर रोजगार के नाम पर सियासी तकरार क्यों है। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए दावा यह है कि करीब 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ भी की। इतनी बड़ी जनसंख्या के प्रदेश का प्रबंधन हमेशा चुनौती की बात रहती है। अब बीजेपी यह दावा कर रही है कि आपदा के वक्त में भी हर जरूरतमंद को मदद करना ही सरकार की प्राथमिकता है, तो विपक्ष इसे इवेंट मैनेजमेंट बता रहा है और रोजगार के स्वरूप और समय पर सवाल भी उठा रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। कोरोना काल में करोड़ों की संख्या में कामगारों का पलायन हुआ। मजदूरों के लिए जिंदगी की जंग और रोजी रोटी का सवाल दोनों परेशानी का सबब बना। मिशन रोजगार के जरिए यूपी की योगी सरकार ने मरहम लगाने की कोशिश की है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की। सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। योगी सरकार के मिशन रोजगार की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत को धार देने वाला कदम है। केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने क्वालिटेटिव गुणात्मक और क्वांटिटेटिव संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। पीएम ने आगे कहा कि योगी जी ने आपदा को अवसर में बदला, इससे लोगों को काफी लाभ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं तो यूपी का सांसद हूं। जब उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अच्छे काम होते हैं तो मुझे जरा ज्यादा ही आनंद होता है, क्योंकि वहां के लोगों की मेरी भी जिम्मेवारी है। सरकार के मिशन रोजगार पर इधर सियासी तकरार भी जारी है। भाजपा सरकार की आदत पड़ गई है इवेंट करने की। एक इवेंट होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है, उससे निकलता कुछ नहीं है। 1.25 करोड़ लोगों को जो नौकरियां दी गई हैं, जिसकी घोषणा की गई है, इनको नौकरियां कहां दी गई हैं? इनको कौन तनख्वाह देगा? इनकी कितने दिनों की नौकरियां हैं? क्या कोई पत्र भी दिया है सरकार ने जिसमें लिखा हो कि भाई इतने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपकी? और सबसे बड़ी बात, सरकार बिना बजट की नौकरियां दे रही है। कौन सा बजट है जिससे इसको आप फंड करने जा रहे हैं? केवल ये घोषणाएं मात्र होने से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि तत्काल रूप से उनको राहत मिले, उनको रोजगार मिले और ये केवल बातें ना हो बल्कि ठोस ढंग से इनको जमीन पर उतारा जाए। लोगों के रोजगार चले गए, लोगों पे नौकरियां नहीं है, छोटे छोटे उद्योगपति बर्बाद हो चुके हैं और आप आज माउथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। योगी जी आपको देश माफ नहीं करेगा, मोदी जी आपको देश माफ नहीं करेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुरुआत की गई है, जिसमें 1,25,00,000 लोगों को रोजगार दिया गया है, जिसमें नए रोजगार भी हैं, रोजगार जो उपलब्धि कराए गए हैं। तो इन सब को मिला के आज ये अभियान शुरू हुआ है।
बहरहाल यूपी में आत्मनिर्भर अभियान का आगाज हो चुका है, साथ ही सवालों का सिलसिला भी जारी है। सियासी कौशल हिसाब मांग रहा है और सरकार मिशन रोजगार से ही जवाब देने के मूड में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मामला आपके सामने है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेहमानों से आपका परिचय कराएं। अमित पुरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अमित जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुराग भदौरिया हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी आपका बहुत स्वागत। राघवेंद्र चौबे जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। राघवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। अब्दुल अहद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं बीएसपी के। अब्दुल जी आपका भी बहुत स्वागत। प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेमकांत जी आपका भी बहुत स्वागत। और कृष्ण मोहन पांडे जी अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत पांडे जी आपका भी। सबसे पहले अमित पुरी साहब, प्रश्न आपसे ही है, क्योंकि पूरा विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि रोजगार का दावा तो है, 1.25 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या होती है, इसलिए यह प्रश्न और गंभीरता से पूछा जा रहा है कि इस रोजगार का स्वरूप क्या है, कितने दिनों का है। ये सारी चीजें थोड़ा आप क्लियर समझाएंगे तो जनता को भी समझ में आएगा कि कितना बड़ा यह अभियान आज प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। शर्मा जी, अच्छा होता कि मैं बाकी तर साथियों के पैनल में विचार को सुन लेता जी। कुछ आलोचनात्मक स्वर भी होते तो उत्तर देने में ज्यादा आनंद आता। खैर, सेकंड राउंड में उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी। आपने जो भी फॉर्मेटिंग डिबेट की रखी है, मैं उसके साथ हूं। सरकार ने आउटसेट में जो बात क्लियर की, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, हम पॉलिटिकल कलर्स पे किसी भी योजना को डंप नहीं करते। क्यों? मेरे सामने रखा है एक डॉक्यूमेंट, और यह संप्रति भारत की संसद का बजट 2021 है। मैं पैन कर देता हूं जी। और इसके एनेक्जर्स के अंदर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के बजट आवंटन 19-20, 18-19 और 20-21 के आंकड़े, और सब्सटेंटिव ईयर्स के अंदर जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, हमने कभी भी पॉलिटिकल कलर से किसी पुरानी सरकार की योजना को डंप नहीं किया, भले ही वो उनकी फ्लैगशिप प्रोग्राम था। हमने लगातार बजटीय आवंटन बढ़ाया हर वित्तीय वर्ष के अंदर। आंकड़े चाहेंगे, आंकड़े सामने रखे, क्योंकि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। और अभी जो केंद्र ने आर्थिक पैकेज दिया, अब उसके आधार पर 1 लाख करोड़ के ऊपर का महात्मा गांधी मनरेगा योजना का एलोकेशन हो गया जी। तो इसके अंदर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बात निकाल कर दी कि मनरेगा से आवंटित जॉबों की और जॉब कार्ड्स भी इस बीच में बढ़ाए गए हैं। और कितने बड़े हैं, मैं उसकी फिगर भी शेयर कर सकता हूं अगर उस पर कोई कंट्रोवर्सी सेकंड राउंड में आएगी तो। यह सब कोविड कार्यकाल के अंदर ही जॉब कार्ड बनाने का काम किया गया, इसको बढ़ाने का, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और यह अमित पुरी नहीं कह रहे हैं, इस जॉब कार्ड योजना से जुड़े हुए वो लोग जो कांग्रेस पार्टी से भी ताल्लुक रखते थे और मनरेगा मजदूरों की यूनियन के अंदर काम करते हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया। पब्लिक डोमेन में यह फिगर है। इसके बाद जब केंद्र ने पैकेज जारी किया, आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर योजना का भी और उससे पहले भी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत प्रॉम्प्ट होकर के 25 से 30 लाख की संख्या हमारे उन उत्तर प्रदेश के निवासियों की थी, जिन्हें मैं प्रवासी तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो उस समय उत्तर प्रदेश में निवास नहीं कर रहे थे जब यह कोरोना की विपदा आई, लेकिन कोरोना कालखंड में वो वापस लौटे उत्तर प्रदेश के अंदर। हमने तुरंत ही एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो योजना आई थी, लोन लगाने का वर्चुअल मेले शुरू किए और उनके लोन्स के डिस्पर्समेंट के कागज भी ऑनलाइन जारी कर दिए जी। और जहां लोन डिस्पर्समेंट किए, उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जो हमने स्केलिंग और मैपिंग कराई थी, वो स्केलिंग मैपिंग भी साथ साथ में उनसे शेयर की और इंडस्ट्रीज से एमएसएमई सेक्टर के उनके जॉब रिक्वायरमेंट्स लिए और जॉब रिक्वायरमेंट लेने के काम पर किया। अब विपक्ष के कुछ लोगों को लगता है कि मनरेगा से दिया हुआ काम झुनझुना है। ऐसा चल रहा है सामने एक ट्विटर पे श्रीमान जी का। 2004 से लेकर 2014 तक
ये मनरेगा जिसे झुंझुना बता रहे हैं, उस सरकार की पालकी के कहार थे समाजवादी पार्टी के लोग। यह आलोचना होगी कि बीजेपी ने मनरेगा योजना की आलोचना की थी, हमने मनरेगा की आलोचना नहीं की थी। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा था यह आपकी जो मॉन्यूमेंटल मिस्टेक का एक बड़ा स्मारक है, और यह हमने नहीं कहा, कैग और पीएससी के सामने रिपोर्ट आई थी मनरेगा के घोटालों की, हमने उसके सिस्टम ऑफ पेमेंट में डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर करने के कार्यक्रम को और स्ट्रेंथन, यानी आप ये कह रहे हैं तो तमाम तर इंडस्ट्री के अंदर कि लेकिन आज जो आलोचना है मैं उसका एक लाइन में उत्तर दे दूं जी। एक राममोहन जी एक सेकंड एक शब्द बोल दूं, फिर आप फ्री हैं, जो भी कहेंगे मैं स्वीकार करूंगा। सिचुएशन क्या है कि बच्चा स्कूल लेकर आज पहले दिन बैग लेकर के गया, जो किट जारी किए गए, पूछा जा रहा है कि भैया कितना रिपोर्ट कार्ड आया, कितना कमा के लाए। मैं नहीं समझ पाया आज तक कि पहले दिन स्कूल जाने वाले बच्चे का ईयर एंड में रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है। और अगर आपको सरकार की आलोचना भी करनी है, करिए, स्वतंत्र है। अरे हमने तो योजना आज लागू की है, 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। आप काम नहीं कारनामा लेकर के आए थे, उत्तर प्रदेश ने कैसे वोट किया वो सामने है। और हम 2 करोड़ रोजगार का वादा लेकर 2014 में आए थे, और हम 300 प्लस सीट के साथ रिटेन किए गए। लोकतंत्र में जबाने खलक ही जबाने खुदा होती है, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे प्रोवन क्रेडेंशियल्स हैं, हमारे ठीक। आप कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए वो वादे जमीन पर उतर रहे हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होता है, कैसे किया जा रहा है उस पर फोकस्ड है बीजेपी। अनुराग भदौरिया जी, आलोचना आप लोग कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट में, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में या डिफेंस एक्सपो में जो इन्वेस्टमेंट आया वो कहां जमीन पर नजर आता है। ये आपका प्रश्न जायज है और सरकार को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि उसका क्या हुआ। लेकिन अगर गरीब मजदूरों को, प्रवासी लोगों को रोजगार मिल रहा है तो उसे मात्र झुंझुना क्यों मान रहे हैं आप? अच्छा, मैं पूरी बात कह लूँ, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे पूरा विश्वास है मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी की आदत आप भी जानते हो कि क्या है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अब तो 6 साल हो गए सरकार को, कायदे से 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। सच तो है, 12 करोड़ तो छोड़ो, इस देश के अंदर में 40 से 45 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। 40 साल के जो नीचे के लोग हैं वो कम से कम 47% बेरोजगार हो गए, 40 साल के ऊपर है कम से कम 42% लोग बेरोजगार हो गए। ये सच्चाई है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था मेक इन इंडिया होगा, मैं इसलिए लास्ट में उसके आपके जवाब पर भी आ जाऊंगा। मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया कहां है? मेक इन इंडिया करते करते मेक इन चाइना कर बैठे, कहीं नहीं। झूला तक झुलाया, 5 बार गए, 18 बार मिले, अप्पी झप्पी हुई, और मूर्ति भी वहां से बनवा के लाए। जो सरदार पटेल की मूर्ति हमारे यहाँ मूर्तिकार बना सकते हैं, उनका भी आपने इंसल्ट किया, उनको इस लायक नहीं समझा कि मूर्तिकार यहाँ पे उतनी महंगी मूर्ति बना पाए। बना सकते थे, वो पैसा भी आप चाइना को दिया है। ये आपकी पॉलिसी थी। दूसरी बात, योगी जी जब सरकार में आ रहे थे तब कह रहे थे कि हम आते ही 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 70 लाख, और 70 लाख तो छोड़ो, 7,000 लोगों को भी रोजगार 3.5 साल हो गए अभी तक दे नहीं पाए। और जो 4.5 लाख करोड़ का जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट की थी, और उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे इन्होंने 2 इन्वेस्टमेंट समिट जो लगातार कराई, और 5.5 करोड़ 2 इन्वेस्टर समिट में आए, इन्होंने दिखाए कि एमयू साइन हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, एमयू जो साइन हुए वो कहां है? धरातल पे रोजगार कहां है? मैं पूछना चाहता हूं, जिस रोजगार की आप बात कर रहे हो उसमें अगर आप इंटरव्यू ले लो जाके, तो बीटेक के लड़के बीबीए के लेके एमटेक तो छोड़ो, एमबीए, बीए और एमए के लड़के, पहले आपने पकौड़ा बिछवाया है, आज क्या आप मिट्टी खुदवाना चाह रहे हैं उनसे? आप सोचोगे कि गड्ढा खोदेंगे? आप ये रोजगार की कल्पना उनको दे के आए हैं। एक बात और, ये आप दे भी नहीं पाएंगे। जो सरकार के पास 19,000 ट्रेनें खड़ी रही, और श्रमिक बेचारा पैदल हजारों किलोमीटर आया हो, खड़ी हुई 19,000 ट्रेनें खड़ी रही, वो ट्रेन नहीं मुहैया करा पाया, आपको लगता है रोजगार देंगे? ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना बनाया था वो इन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात, जो लोग ये बातें करते थे कि उस समय जब 60-65 रुपए डीजल पेट्रोल था तब इनकी हल्ला देखते थे क्या था, आज 80 पार हो गया डीजल पेट्रोल। डीजल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्हीं का जवाब दे रहा हूं, झूठे कितने हैं। यही सिलेंडर लेके घुमा करते थे इनके कैबिनेट मंत्री जो आजकल हैं, यही प्रधानमंत्री जी ऐसे बोलते थे रुपया पतला हो रहा है।
मैं पूछता हूं पाकिस्तान का नहीं गिरता, श्रीलंका का नहीं गिरता, इंडिया का ही क्यों गिरता है? अब उनके पास भी जवाब नहीं है कि 80 रुपए का डीजल क्यों हो जा रहा है। किसान कहां से लाएगा अपनी बुआई कटाई और अपनी ढुलाई कहां से करेगा? क्योंकि ट्रैक्टर वो यूज करता है, क्योंकि ट्रैक्टर में डीजल लगता है, वो अपनी थ्रेशर से कटाई करता है, उससे ढुलाई करता है। कहां से लाएगा डीजल पेट्रोल अपने चलाने के लिए, पंप चलाने के लिए डीजल कहां से लाएगा? क्योंकि आप उसके पेट पे लात मार रहे हो, उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हो, उसके बारे में आपकी आवाज नहीं निकली। ये नए नए जुमले लेके आते हैं, जुमले में मास्टर हैं, ये पैकेजिंग करके आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक भी नियुक्ति पत्र दिखा दीजिए। आपने अगर रोजगार दे दिया 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का एक नियुक्ति पत्र होता है ना। हम रोजगार लेते हैं तो हमें एक चिट्ठी मिलती है, चिट्ठी में लिखा रहता है कि आपकी इतनी सैलरी होगी, इतनी आपको इतना मिलेगा, साल में इतना मिलेगा, इतने दिन की सर्विस है, फिर आपको बता तो रहते हैं मनरेगा की जॉब कार्ड है, ग्रेच्युटी मिलेगी। आपने ऐसा बोला नहीं? बोला ना। आप क्या करना चाहते हो? आप चाहते हो कि आप सिर्फ एक माहौल क्रिएट करना चाहते हो। हमने 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। ठीक, आपको लग रहा है कि ये जुमला है? शायद आपको पता नहीं, पहले तो बता दो कि कितने। अब मैं आ रहा हूं, कृष्ण मोहन पांडे जी के पास में चलता हूं। महाझूठा, झूठा झूठा महाझूठा, महाझूठा के ऊपर महाझूठा, महाझूठा के ऊपर महाझूठा। ठीक, कृष्ण मोहन पांडे जी, ये जो रोजगार मिल रहे हैं, इसमें नियुक्ति पत्र होना जरूरी है क्या? क्योंकि ये तो सरकार साफ तौर पर कह रही है कि मनरेगा के तहत हो, कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क हो, कहीं हाईवे बन रहे हैं वहां पर मिलने वाला रोजगार हो, या एमएसएमई सेक्टर के जरिए जो प्रवासी लोगों को मिलने वाला रोजगार है। आपको लगता है कि इसमें नियुक्ति पत्र की आवश्यकता है या पहले से होता आया है? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि हम 1.25 करोड़ रोजगार देंगे, उनके इस वक्तव्य का स्वागत मैं करता हूं कि ठीक है, कम से कम किसी ने इसकी शुरुआत तो की कि ठीक है हम 1.25 करोड़ देंगे, परंतु ये कहां देंगे, किसको देंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। पहला कि ये बोल रहे हैं कि हम 60 लाख लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार देंगे। अब मनरेगा में मात्र 100 दिन का रोजगार पक्का है। 3 व्यक्ति एक साल जीने के लिए 365 दिन होते हैं, तो 100 दिन का रोजगार देकर 264 दिन तक वो व्यक्ति कैसे जीवित रहेगा? क्या 100 दिन को आप रोजगार मानते हैं? दूसरा, 26 लाख लोगों, ये 40 लाख लोगों को कह रहे हैं कि एमएसएमई के थ्रू हम रोजगार देंगे। अभी त्वरित आवश्यकता है कि भाई उनको जीवन जीने के लिए बेहतर साधन दिए जाए। अब 40 लाख अब एमएसएमई को शुरुआत कराएंगे, लघु सूक्ष्म उद्योगों को शुरुआत कराएंगे। ये कब शुरुआत कराएंगे इसका कोई पता नहीं है। तो आप तो 1 करोड़ जो आप बता रहे हैं कि 60 लाख मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार देंगे, और एमएसएमई में 40 लाख लोगों को जो रोजगार देने की बात करो, कब शुरू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, यदि इनको हम मान लेते हैं कि आपने इनको जॉब दे दिया, तो क्या जॉब सिक्योरिटी है उनके पास? क्या उनके ये लंबे अंतराल तक चलेंगे जो उनके जीवन जीने के साधन उपलब्ध हो सकेंगे? तो ये इस तरह के छलावा बंद किया जाए और मजदूरों को लंबे समय तक लंबे जीवन यापन करने के लिए जिस रोजगार की अवधि लंबी हो, इस तरह की चीजें, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, इस पर वर्क होना चाहिए। प्रेमकांत तिवारी जी, आप कैसे देखते हैं? और ये एक केवल संख्या दिखाने वाला आयोजन था कि देखिए हमने वादा कर दिया कि अभी सबसे पहले तो 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। ये किसी क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण लोगों से, या फिर उस रोजगार के स्वरूप पर भी एक चर्चा होना जरूरी है कि वो रोजगार किस तरह का है और क्या पहले वो रोजगार नहीं मिलता था। प्रेमकांत तिवारी जी, 1 सेकंड पांडे जी, प्रेमकांत तिवारी जी से मेरा प्रश्न है, न कि मनरेगा में 100 दिन कृष्ण मोहन पांडे जी लोगों के जीवन यापन करने के लिए व्यवस्थाएं बना पाएंगे। जी जी, तिवारी जी से प्रश्न। प्रेमकांत जी, शर्मा जी, एक बात ये कहना कैसे चाहता देखते हैं? संख्या दिखाने वाला आयोजन था क्या? देखिए, एक बात ये मैं मानता हूं कि जब सरकार कोई योजना लाती है तो हम प्रथम दृष्टया उसके मंतव्य पर, उसकी मंशा पर हम शक क्यों करें? वो सरकार किसी भी पार्टी की हो, मैं इससे ऐतराज नहीं करता हूं, लेकिन ये बात सही है कि विपक्ष ने अगर उसको झुंझुना कहा तो ये पहली और शुरुआत में वास्तव में रिपोर्ट कार्ड देने की जरूरत नहीं है, जैसा अमित पुरी जी बोल रहे थे कि इसकी आवश्यकता नहीं कि आप पहले से ही संदेह करने लगे, बल्कि आप अपने पार्टी वर्कर्स को, एक्टिविस्ट को मोबिलाइज कीजिए कि जरा नजर रखो, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा क्षेत्र में आप अपने अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि नजर रखिए कि कितने लोगों को वास्तव में रोजगार मिल रहा है।
और कितने लोगों को नहीं मिल रहा है, क्या क्या परेशानियां हैं। अब अगर गवर्नमेंट ने कोई एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिसमें कि बहुत से लोगों को रोजगार मिलना है, और खासतौर से ये कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जो प्रवासी मजदूर वापस आ गए हैं उनको तो जो रोजगार मिलना है। इन्होंने बोला था तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो क्या हो गया? इन्होंने तो कुछ किया नहीं, तो इनके शक तो होगा ही, क्योंकि ये करते नहीं है कुछ। इन्होंने तो बोला गड्ढा मुक्त सरकार होगी तो हो गई, इन्होंने बोला ट्रांसपेरेंसी होगी तो हो गई, इन्होंने बोला भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी तो हो गया, इन्होंने बोला था यहाँ पे करप्शन खत्म हो जाएगा, अत्याचार खत्म हो जाएगा, लूटमार खत्म हो गई, क्या हो गई? दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े डकैती, दिन दहाड़े चोरी, अपना पक्ष रख रहे हैं घोटाला, कभी यहाँ पे सिंचाई विभाग में घोटाला, उस पर इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। कमाल का घोटाला। राघवेंद्र चौबे जी के पास चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। राघवेंद्र चौबे जी, प्रश्न यही है कि पहले धरातल पर उतरने दीजिए चीजों को, फिर प्रश्न उठाइए। आप पहले दिन से ही प्रश्न पूछने लगते हैं। जी निश्चित रूप से, दरअसल जो इन्होंने पिछले 6 वर्षों में पूरे देश में और पिछले 3 वर्षों से पूरे उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनाया हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र की बात कर लीजिए चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, हमने सवाल हमारा उठाना लाजमी है। ये लगातार इस सारे प्रकरण को एक इवेंट बना के रख दिया है। एक छोटा सा उदाहरण रख करके मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा। आप सबको याद होगा कि आदरणीय मोदी जी टीवी चैनलों पर आते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। 8:30 बजे उन्होंने कई लाख करोड़ का राहत पैकेज देश को दे दिया, करोड़ों में दे दिया, और उसमें ये साथ जोड़ते हुए बोलते हैं कि कल इसकी विस्तृत डिटेल कल शाम को 5 बजे देश की वित्त मंत्री जी पूरे देश के सामने रखेंगी। लेकिन योगी जी मोदी जी से भी 2 हाथ आगे, वो दूसरे दिन सुबह 10:30 बजे बुला करके 22-24 हजार लोगों को लोन प्रोवाइड करा देते हैं। हमको इनकी नियति और नियत पे शक है, इसलिए हम सवाल इनके ऊपर उठा रहे हैं। ये लगातार एक इवेंट है। मैं आपको एक पत्र दिखा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जी ने जारी किया है पत्र, 24 जून को जारी किया गया है कि इस इवेंट का एक रिहर्सल आपके सामने होगा। ये देखिए आप, ये पूरा साइन किया हुआ है कि जिले के जिलाधिकारियों को कि ये हमारा मजदूरों पे इवेंट का रिहर्सल होना है। आप क्या फला दूरदर्शन की एओबीपी बैंक फलाने नंबर की गाड़ियां जाएंगी, आप उनको कोऑपरेट करिए। इनके लिए देश की जनता और देश के गरीब कमजोर लोगों से कोई, उनके किसी मनोदशा से कोई इनको मतलब नहीं है। इनके हमेशा ये कहना चाह रहे हैं इवेंट में किस तरह बने रहे, ये हमेशा चुनावी मोड में रहने वाले लोग हो रहे हैं, जिसको लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री जुड़ रहे हैं उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में। योगी आदित्यनाथ हैं अपने अधिकारियों के साथ, जिलेवार या तो डीएम जुड़ रहे हैं या दूसरे जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, तो उसकी अगर टेक्निकल रिहर्सल हो रही है, रिहर्सल के आज भी देखिए कई क्षेत्रों में सोफे लगा करके भाजपा के वर्कर मजदूर बन के बैठे हुए हैं। आप देखिए ना, ये पूरा इनके हमेशा इवेंट मोड में रहने वाले लोग हैं। इनको किसी भी आम जनमानस के दुख भदौरिया जी कह रहे थे, ट्रेनें इनकी खड़ी रह गई। ये ट्रेन चलाने की हिम्मत कब जुटा पाए? जब आदरणीय सोनिया गांधी जी ने ट्रेनों का किराया देने का ऐलान किया, उसके बाद ट्रेनें चलाना शुरू किए। उसके बाद उन लोगों से, पीड़ित लोगों से पैसा तक लिया इन लोगों ने। ठीक है अब्दुल अहद साहब, इस पे एक लंबी बहस हो चुकी है और आप सबका पक्ष सुन रहे हैं। किसी मजदूर को अगर मजदूरी मिलती है, उसे उसका काम धंधा मिलता है, तो वो उसकी खुशी का विषय है, और अगर नहीं मिलता तो वही बहुत परेशान भी रहता है। अगर कुछ लोगों को ही रोजगार मिल रहा है, ये जो 1.25 करोड़ का टर्म है, अगर इसमें आप लोग विपक्ष के लोग कुछ घटाना भी चाहते हैं अपनी इच्छा से कि कम लोगों को मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अगर रोजगार के लिए एक अच्छी प्लानिंग हो रही है, तो उस पर इतनी आपत्ति लेने की क्या आवश्यकता है? हेलो, राम मोहन जी। हेलो जी बोलिए। देखिए, अगर वाकई में उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को रोजगार देने के मूड में होती, तो आप देखिए किस तरीके से 2017 से सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप बता दीजिए, सरकार के लोगों से पूछिए कि कितनी जो है इन्होंने रोजगार की भर्तियों को, इनकी वैकेंसी जो आई आयोग की, चाहे भर्ती रही हो चाहे और कोई भर्ती रही हो, कितनी भर्तियां इन्होंने साफ सुथरी
भर्ती कराई, लोगों को रोजगार दिया। आप आयोग की भर्ती आई थी, आप लोगों के जैसे ही नेशनल मीडिया चैनलों ने दिखाया कि किस तरीके से उसमें घोटाला हुआ और किस तरीके से उसमें धांधली हुई, और यहाँ तक कि जिन लोगों ने परीक्षा में जो लोग शामिल तक नहीं हुए वो लोग मेरिट में आ गए और उन लोगों ने टॉप किया, और जो लोग मेरिट में आने वाले लोग थे जिन्होंने परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की, वो जो है उस परीक्षा में फेल हो गए। उसी तरीके से आप देख लीजिए आज 69,000 शिक्षक भर्तियों का क्या हाल है, किस तरीके से घपला घोटाला, और सरकार में बैठे हुए मंत्री और उन मंत्रियों से जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आ रहा है। और आप देखिए क्यों आज वो पुलिस से और जो है प्रशासन से और तमाम लोगों से वो लोग दूर हैं, क्यों उनकी पकड़ से और क्यों उनकी पहुंच से दूर है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण उनको हासिल है। ये जो लोग घोटाले कर रहे हैं, जो लोग धांधली कर रहे हैं भर्तियों में, वो सरकार का उनको संरक्षण हासिल है और वो आज भी प्रशासन की पहुंच से दूर है। तो ये सरकार केवल और केवल जो है ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इनको सिर्फ जो है इवेंट मैनेजमेंट करना आता है। आप ये बताइए कि इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्टर समिट इन्होंने कराया, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए, इतने एमओयू साइन हुए, इसी तरीके से जैसे आज ये 1.25 करोड़ का एक लंबा चौड़ा आपको पैकेज दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये धोखा दिया जा रहा है, दिखा करके एक छलावा किया जा रहा है जनता के साथ। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट किया गया और प्रधानमंत्री जी उसमें मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें आए और बड़े एमओयू साइन हुए। आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी कंपनियां चालू हुई, धरातल पर कहां तक वो है, कितने लोगों को उसमें ठीक, इसका जवाब देता हूं अमित पुरी जी। बहुत सारी बातें आपने सुनी और आप शुरुआत में यही कह रहे थे कि सबकी बात आप सुन लें तो बेहतर जवाब दे पाएंगे। प्रश्न अभी भी 2 ही 3 मोटे तौर पर हैं। एक तो पुराने जो निवेश सम्मेलन आपने बुलाए उनका क्या परिणाम रहा, दूसरी बड़ी बात कि जो रोजगार दिया जा रहा है इस रोजगार का स्वरूप और इस रोजगार की आयु कितनी है। लोग क्या सिर्फ ये मानकर खुश हो जाएं कि 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है, या फिर वाकई धरातल पर उनके हाथ में पैसा आएगा। आयु बस आज भर की थी, रात के 12 बजे आयु खत्म हो जाएगी। बहुत शांति के रोजगार की आयु जब से उन्होंने बोला है रात के 12 बजे तक है, उसके बाद आयु खत्म रोजगार की। राममोहन जी एक संशोधन कर दीजिए, अनुराग भदौरिया के नाम के नीचे अमित पुरी लिख दीजिए। कहा मुझसे गया बोल हो रहे जी, बोलिए। इतना अच्छा, अब मैं एक एक करके विषय शांति के साथ रखता हूं और अपेक्षा करूंगा कि जितनी शांति से मैंने इस गंभीर विषय को रोजगार के सुना है उतनी ही शांति से इसका उत्तर भी सुना जाए। लास्ट वक्ता मेरे सामने बीएसपी के साथी थे, वहां से शुरू करता हूं और उसी में सारे सवाल भी आपके लेते हुए आगे बढ़ता हूं। जो शेष रह जाए आपके हिसाब से आप टोक दीजिएगा लास्ट में, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। बीएसपी के मित्र भर्ती अभियान की चर्चा कर रहे थे और भर्ती अभियान की चर्चा करते करते उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में इस सरकार ने कुछ भर्ती अभियान नहीं किया। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी गोल कर गए। 59,000 भर्तियों के मामले की चर्चा करने लगे कि साहब वो भर्तियां भी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। तो एक बात तय कर लो, या तो भर्ती अभियान उत्तर प्रदेश में बंद है या भर्ती अभियान चल रहा है। जिस भर्ती अभियान को उन्होंने संदर्भित किया वह सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट की बेंचों तक गया। अरे आपने अच्छा सुन लीजिए अनुराग भदौरिया, मुझे बीच में बोलने की लगाने का बहुत अच्छी आदत है। एक सेकंड, आप उत्तर आना नहीं देना चाहते। चलता है हाई कोर्ट राममोहन जी, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप डिबेट का डिकोरम मेंटेन कराएं। एक सेकंड भदौरिया जी, डिबेट का डिकोरम मेंटेन कराएं। आप लोगों ने अपनी बात पूरी रखी। में कार्मिक मंत्रालय के रोक लगी है। जनता पार्टी को भर्तियों में घोटाला करेंगे, 5-5 ले जाएंगे, उसके बाद इंक्वायरी होगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, एसटीएफ बैठेगी और कहेंगे घोटाला नहीं हुआ। एसटीएफ तक तो इंक्वायरी कर रही है। एक सेकंड, विभाग में तो आपके घोटाला चल रहा है। सारी स्पष्ट हो जाने दीजिए। जो प्रश्न आप लोगों ने उनसे पूछे हैं उनके उत्तर तो आने दीजिए कम से कम, फिर अगले प्रति प्रश्न कर लीजिए। हाँ, पशुपालन विभाग में घोटाला किसने किया? पशुपालन विभाग में घोटाला किसका चल रहा है? एसटीएफ की इंक्वायरी किसकी चल रही है? भैया अनुराग भदौरिया जी को तो पूछा नहीं गया, निजी सचिव सब अरेस्ट हो रहे हैं, कहाँ से ये अनुराग भदौरिया जी
कई तरह की बहसों में आप बैठते हैं अलग अलग टेलीविजन चैनल जहां रख दो वहीं घोटाला है। और सबका तेवर और सबका अंदाज आप अच्छी तरह जानते हैं, कैसे बात करते हैं। मेरे साथ भी कई दिनों से बैठ रहे हैं। मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूं कि आप पूरी बात कह लें, उसका जवाब पूरा मिल जाए, वरना फिर 10 मिनट का रैपिड फायर राउंड आपको अगर खेलना है उसका परिचय दिया तो वो डिबेट करने की जगह आप खेलना जब चाहें मैं शुरू कर सकता हूं आपकी इच्छा के लिए, लेकिन दर्शकों के लिए अच्छा यह है कि उत्तर पूरा मिल जाए। पुरी साहब आप कंप्लीट कीजिए, उनको इंफॉर्मेशन आने दीजिए। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि बीच में टोका टाकी नहीं होगी। जिस भर्ती अभियान की चर्चा की जा रही थी वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया। मुझे एक ऑर्डर बता दीजिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा हो, भगवान दास रोड पे बैठे देश के संविधान के भगवानों ने कहा हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोटाला किया, भर्ती अभियान को क्लियर किया और जो आंसर शीट का क्वेश्चन था वो रिट पिटीशन को क्वैश किया। मैं फैक्चुअल्स पे बात करता हूं, मैं वर्चुअल्स पे बात नहीं करता। पहली बात। और जिस बसपा को उत्तर प्रदेश फिर बोले ना रखते आपको परिणाम देते हुए एसएसपी साहब, दुखती हुई रग पे हाथ रखता हूं तो टीस होती है, दुखती हुई रग पे हाथ रखता हूं तो टीस होती है, मालूम है। अरे अभी और टीस होगी अगली लाइन पे, अभी नसात की दब रही है। इस देश को पिछले 6 सालों में सिर्फ भाषण और इवेंट के आपने आप झूठे दुखती रख के हाथ रख रहे हैं। आम जनता अभी आप दे आए चीन को कई सौ वर्ग मीटर की जमीन दे आया। 6 एम्स मिलेंगे, कब विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, कब रोड खड़ंजा बनाएंगे, कब गड्ढा मुक्त करेंगे, वो बताइए ना। कहानी क्यों गिना रहे इतनी? राममोहन जी एक सेकंड, उत्तर आप देना क्या बताइए। इनका मोनोलॉग बंद करो। पशुपालन विभाग में क्या हुआ था इनका प्रवचन सुनने नहीं आया। ठीक, अमित पुरी साहब आप सीधा सीधा सवालों पे आइए। आपको मालूम है कि समय निर्धारित होता है। अमित पुरी जी आप सीधा सीधा सवालों पे आइए। कमाल है, समाजवादी पार्टी आप इंतजार कर रहे हैं। 2022 में जनता आपसे हिसाब लेगी। जो आपने पैरों के छाले गरीबों के बच्चे जो राशन दिया भाई, ये कोई चाइना से समाजवादी लोग, जब हम समाजवादी लोग क्या देखिए इंतजार करिए, जाएंगे आपके चाइना से लेकर सारे मुद्दों पे चर्चा होगी, आप लाठी नहीं होगी। कमाल है भाई, ये आतंकी माहौल बना रखा है प्रदेश के अंदर में। और कह रहे हो रोजगार दे रहे, लाठी मार रहे हो, लाठी रोजगार थोड़ी दे रहे हो आप, लाठी से बारिश कर रहे हो। आप कहो ना कि हम सुबह से शाम तक 2 अरे आप मारेंगे। भतीजा जी ये बच्चों के जूते और मोजे में घोटाले करने वाले लोग हैं, इससे बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग ये निर्धारित कर लीजिए कि बात केवल जुमलों की चलनी है कि उत्तर लेना है। अब सुनो, अरे उत्तर लेना हो तो उत्तर देने के लिए तैयार। उत्तर देंगे क्या? आपको लगता है क्या उत्तर देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में उत्तर दिया क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपके पास मेरा नैरेटिव था क्या? दुनिया की कहानी गोल गोल आपके पास मेरा नैरेटिव था, रोजगार दिया क्या? और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं तो आपके नाम के नीचे लिखवा देता हूं बीजेपी नहीं हुई, लिख दीजिए रोड बनाई आपने, खाली बताओगे। आपने बोला था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कर देंगे, आपके यहाँ आईपीएस लिख रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, जिला बिक रहा है। आपने पूछा इन्वेस्टर समिट में क्या आया, आपने पूछा डिफेंस एक्सपो में क्या आया। अब्दुल अहद जी ने पूछा कि 69,000 में घोटाला हुआ। राघवेंद्र चौबे जी ने पूछा जमीन पे क्या मिलेगा। अखिल भारतीय मजदूर संघ के कृष्ण मोहन पांडे जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये 100 दिन के रोजगार में क्या होता है। और इन चीजों के उत्तर देने के लिए अगर आप समय नहीं देना चाहते हैं तो बड़ा आसान है मेरे लिए, दलित महिला को जिंदा जला दिया जाता है। बड़ा आसान है मेरे लिए खामोश बैठ जाना और आप लोग तू मैं करते रहिए। मेरठ में प्रेग्नेंट लेडी बेचारी एक हॉस्पिटल से 2 मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी, बच्चे की भी डेथ हो गई। ये आजकल के डिबेट फॉर्मेट में ये एंकर के लिए सबसे आसान काम है कि वो चुप होके बैठ जाए, आप लोग आपस में तू मैं कर लीजिए। वो 4 बातें आपके कार्यकाल की गिनाएंगे, आप 5 बातें इसकी गिना लीजिए। मैं भी नहीं करूंगा, समय समाप्त हो जाएगा। मैं खामोश हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने 5 प्रश्न उठाए हैं 5 लोगों ने, उनका एक एक करके उत्तर देंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। बताएगी सरकार लाठी से बात करेगी तो हम लोग करें क्या बताओ?
तो भाई साहब ये लाठी वाला शो नहीं है ना। जब लाठियों से सरकार बात करेगी, चौराहे पे लाठी से मारेगी, भदौरिया जी ये लाठी वाला शो नहीं है ना। करने जाएंगे सरकार के खिलाफ, महंगाई पे धरना देंगे, सरकार के खिलाफ, डीजल पेट्रोल के खिलाफ आम जनता की आवाज उठाएंगे, लाठी से मारेंगे, तो कम से कम बोले तो सही। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी ये नहीं हुआ, जानते नहीं समाजवादी, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपकी सरकार में लाठी नहीं पड़ी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कान खोल के और खबर पहुंचा देना वहां पे जो अंग्रेजों की सरकार के सरताज बने हुए हैं कि तो मुझे बताइए ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी बीएसपी के कार्यकर्ताओं को लाठी नहीं पड़ी, कांग्रेस वालों को लाठी नहीं पड़ी, बीजेपी वालों को लाठी नहीं पड़ी। जो कानून व्यवस्था तोड़ेगा, जो कानून व्यवस्था तोड़ने का प्रयास करेगा, पुलिस अधिकारी उसे मेंटेन करने का प्रयास करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार मांगने गए थे, जनता का अधिकार मांगने गए थे, और आप लाठियां चलाने लगे वहां पे। तो आपसे मैंने वही तो प्रश्न पूछा कि आपकी सरकार में 5 साल में कभी किसी प्रदर्शन पे बीएसपी वाले भी यहीं बैठे हैं, कांग्रेस वाले भी बैठे हैं, कभी पुलिस ने लाठी से बात नहीं की, या इन लोगों ने अपना अधिकार नहीं कुछ और मांगा था? नहीं, अगर हम लोग कोई शांतिपूर्वक आया तो हम लोगों ने कभी लाठियां नहीं चलाई हैं। हम हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ठीक, ये बीएसपी वाले बैठे हैं, कांग्रेस वाले ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग कितनी बार प्रदर्शन करने गए विधानसभा के सामने, कितनी बार अतिथि शिक्षक आए, कितनी बार पूछ लीजिए जी, कितनी बार जो शिक्षा कर्मी है वो पहुंचे और उनके साथ क्या हुआ, ये सबने देखा है और सबने झेला है। और सभी सरकार को ये बात है, जो विधानसभा की सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं उस थाने के, उनकी जिम्मेदारी कुछ और होती है। समाजवादी उनकी जिम्मेदारी कुछ और होती है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। हम लोग को साफ बता दें, समाजवादी लोग, तो मैं इस बात में उलझना नहीं चाहता। समाजवादी लोग पेट्रोल डीजल के खिलाफ सरकार को बताने गए थे, चिताने गए थे, और सरकार को दिखाने गए थे कि हम जनता की आवाज है ये कि डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, और आप लाठी चला देंगे, ये क्या संवैधानिक है? जरा बताइए क्या था वहां पे, उनके हाथों में क्या था? तख्ती थी, तख्ती लेके दिखा रहे थे भाई कि देखो आप हल्ला बोल कर रहे थे कि आपने डीजल पेट्रोल की कीमत ज्यादा कर दी, महंगाई में किसान परेशान हो रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आम आदमी आत्महत्या कर रहा है, मध्यवर्ग का आत्महत्या कर रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। यही तो हम दिखा रहे थे ना। इसमें लाठी बारिश होती है क्या? क्या चाइना से गए थे समाजवादी लोग? क्या पाकिस्तान से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, श्रीलंका से आए थे, नेपाल से आए थे? कहां से आए थे? आपने लाठी चला दी? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? ये इजाजत मांगने वाली बातें, निर्धारित जगह तक आपको प्रदर्शन करने की इजाजत मिलना, ये सब पूरी बकवास है ना। इसको नहीं मानते फिर समाजवादी लोग। सुन लो, समाजवादी पार्टी रोजगार पे कितनी बेहतरीन चर्चा में इंटरेस्टेड है। समाजवादी लोग मानते हैं, समाजवादी लोग अपने संवैधानिक तरह के साइड में खड़े थे, रोड पे नहीं थे। आप देख लीजिए, विजुअल आपके पास है, हम रोड पे नहीं थे। हाँ, मानते हैं 1993 में विधानसभा के अंदर बाइक चला के बैठा सरकार के, हाईकोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट में माना था, हल्ला बोल करके, दैनिक जागरण अखबार के दफ्तर पे हल्ला बोल करके माना था, खुली दुकान हमारी और बंद दुकान तुम्हारी। ये था समाजवादी पार्टी का कानून व्यवस्था का एजेंडा। याद है नीरज मिश्रा की लाश कटी हुई? सभी राजनीतिक दलों के जनता के दिमाग में दर्ज है, उसमें आपको रिकॉल कराने की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। जनता के दिमाग में दर्ज है कि कौन कितना अनुशासित रहा है और किसके कार्यकर्ता कितने अनुशासित हैं। ये आप बताइए कि क्या तो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। जहां पे जिसने अनुशासन जिसका देखा है वो अपने घर पे तय कर ले। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। क्या पत्रकारों पे डिबेट ना हो, एफआईआर करा रहे हैं? आईएएस अधिकारी कोई बोल दो तो उसपे एफआईआर करवा देंगे, आम जनता बोल दो तो लाठियों से मारेंगे, एफआईआर करा देंगे, सब पे एक मुकदमा डाल देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे बताइए कि रोजगार पे जवाब देना है। मुलायम सिंह जी को फोन किया गया था एक आईपीएस अफसर ने, ठीक, उसके साथ क्या 4 लोग और बैठे हैं, उन्हें शायद अपने उत्तर चाहिए प्रश्नों के। अमिताभ ठाकुर के साथ क्या किया था? याद दिलाओ अमिताभ ठाकुर के साथ क्या किया था? सबका एक याद दिलाओ अमिताभ ठाकुर की, वो चिट्ठी लिख रहे हैं, अमिताभ ठाकुर की याद दिलाओ, करप्शन हो रहा है, नेताजी का फोन कैसे चला था अमिताभ ठाकुर के साथ, याद दिलाओ। बड़ी दर्द है, वो पुरानी बातें कहाँ याद रखेंगे? अमिताभ ठाकुर की याद है, चिट्ठियां चल रही हैं, याद है अमिताभ ठाकुर की। अधिकारी के खिलाफ, पत्रकार के खिलाफ, जनता के खिलाफ लड़ा रहे हैं। रोजगार से क्या लेना देना? इसके साथ जरा बता दीजिए, आपने रोजगार की बात से क्या लेना देना? आपस में लड़ रहे हैं, जनता को आपस में मिशन रोजगार पे जवाब मिल रहा है। कमाल की बात, ये चर्चा चलाना चाहते हो समाजवादी पार्टी प्रदेश को लड़ाई पड़े हो आप। ये बताता है कि कितनी हॉलों में से पूरे प्रदेश में, ये बताता है कितनी हॉलों में से जाति का झगड़ा आपने करा दिया, धर्म का झगड़ा आपने करा दिया, ये शून्यता का प्रतीक है, झगड़ा आपने करा दिया। और बचा क्या है? अनुराग भदौरिया जी, आपने करवा दिया, आपने अधिकतम समय ले लिया है, बाकी 4 मेहमान और हैं, उनका भी समय है। अमित पुरी जी, मुझे 2-3 बातें बड़े शॉर्ट में बता दीजिए।
मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी मेहमान जो आपसे सवाल पूछ रहे थे उनके जवाब आ जाएं। एक, रोजगार की आयु क्या है? दूसरा, जो इन्वेस्टर समिट इससे पहले हुए हैं उनके अंतर्गत प्रदेश में निवेश की स्थिति क्या है, उससे मिलने वाले रोजगार का क्या होगा? ठीक, देखिए उत्तर तो मैं भी पॉलिटिकल दूंगा क्योंकि चर्चा इतनी देर बाधित रही है, तो मैं तो चलूंगा वहीं से जहां से उत्तर मुझे देना है, क्योंकि सबने अपने अपने अंदाज में अपनी बात रखी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं इंपोज होने चाहिए और शर्त यह है कि अब कोई टोका टाकी ना करे और यूपी को रोजगार के उत्तर मिले। बसपा की चर्चा मैं कर रहा था, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में रोजगार के अवसर देने की बजाय परलोक सिधारे लोगों के नाम पर मूर्तियां लगाने का काम किया और लोक निर्माण विभाग को परलोक निर्माण विभाग में परिवर्तित कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कहा भगवान राम की भी मूर्ति लगी थी, हमने अपनी जिंदा मूर्तियां लगवाई तो क्या गलत किया। यह रोजगार प्रोवाइड किया था उन्होंने। अब आइए कांग्रेस के मित्र के ऊपर। कांग्रेस ने कहा कि साहब जिस दिन मोदी जी ने ऐलान किया अगले दिन योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लोन डिस्पर्समेंट करने में 59,000 करोड़ रुपए के लोन्स का डिस्पर्समेंट कर डाला। इतनी जल्दी क्यों की? अब मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, किसी मुख्यमंत्री का प्रोएक्टिव होना यह पॉलिसी पैरालिसिस वाले कांग्रेस के मित्रों को क्यों खराब लगता है? क्या वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री 3 साल तक सोते रहते इस पैकेज के? जब आपका प्रधानमंत्री, कांग्रेस की आलोचना क्या है? कांग्रेस कहती है बीजेपी माहौल बनाती है, कांग्रेस कह रही थी बीजेपी माहौल बनाती है। हमने अगले दिन से प्रधानमंत्री की योजना पे, चूंकि हमने पहले से काम करके रखा हुआ था, हमने उसके आधार पर ग्राउंड वर्क करना शुरू किया और लोन डिस्पर्समेंट अगले दिन से करना शुरू किया। अब मेरी समझ में यह नहीं आता और फिर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं बीजेपी के लोग मजदूर बन के बैठे थे। तो भैया जाकी रही भावना प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। अब इनके नेता तो शूट करने के लिए इस पूरे कोविड कार्यकाल में मजदूरों के बीच में टेलीफिल्म बनाने गए थे, तो उनको लगता है बीजेपी भी वही कर रही है। लेकिन एक नपने से सबको नहीं नापा जा सकता। कांग्रेस का नपना अलग है और बीजेपी का नपना अलग है। इसलिए राहुल गांधी की टेलीफिल्म वाले लोगों को बीजेपी के अंदर भी बीजेपी के कार्यकर्ता मजदूर के रूप में बैठे नजर आए। एक प्रमाण दे दीजिए, मैं सिर झुका लूंगा, नहीं तो स्वीपिंग रिमार्क्स मत कीजिए पॉलिटिकल एलिगेशंस के लिए। नंबर 2, राममोहन जी, अभी चर्चा हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर खाली मिट्टी खोदी जाएगी। जी 1 मिनट सुनते चलो अनुराग भदौरिया, अब तुम्हारा ही नंबर है, अब तुम्हारा नंबर है। नहीं चलिए, अरे हम तो तैयार हैं। राममोहन जी भी चलेंगे, चलिए आप भी चलिए, गुस्सा मत होइए। राममोहन जी जरा इनका ऑडियो या तो डाउन करें या इनका प्रवचन चलने दे, फिर इनको मैं फैक्ट्स रखता हूं। मैं तमाम फैक्ट्स रखे सामने, ये रखे। तो आप देरी से रख रहे हैं ना, इसमें आप माहौल का ख्याल रख लेते हैं और फैक्ट्स आप थोड़ा से पीछे छोड़ देते हैं। लगभग 1 घंटा हो गया चर्चा को। हाँ दे रहा हूं। हाँ तो इसके लिए डिस्टर्बेंस के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं जी। अब आइए, हेलो। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी की तो आदत है। सच्चाई क्या है जरा हम जानना चाहते हैं, सच्चाई बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सशक्तिकरण परियोजना, इसके अंदर कंटिन्यूअस, आज नहीं, हम अभी जब पावर में है तब तक अगले 2.5 साल, पौने 3 साल, और हम रिटर्न करेंगे उसके बाद भी लागू करेंगे। मैं आपको फिगर दे रहा हूं। कृषि विपणन सशक्तिकरण परियोजना, इसके तहत एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि उत्तर प्रदेश का मेजर सेक्टर है, कुल कृषकों की कुल आय 358.50 करोड़ होगी। 113.70 करोड़ की आय तीसरे वर्ष से 40 वर्ष तक लगातार चलने की परियोजना है। इस परियोजना में कुल सृजित मानव दिवस व लागत 129.66 करोड़। इन्हीं चीजों को तो नंबर 1 3,60,000 करोड़, इन्हीं चीजों को तो विपक्ष
कि स्वयं सहायता विपक्ष समूह के जुमले की माध्यम श्रेणी से में डालता है। 38 लाख महिलाओं को उत्तर प्रदेश के पीपीई किट से लेकर के तमाम कर स्वरोजगार के मॉडल पर काम करने के लिए धनराशि का आवंटन कर दिया, धनराशि का आवंटन कर दिया। 3,60,000 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें 38 लाख महिलाएं हैं। ये सारे जो फैक्ट हैं, जो आप कह रहे हैं, जो फैक्ट हैं, ऐसे ही एक फैक्ट ये 1.25 करोड़ रोजगार वाला भी है, जिस पर विपक्ष के लोगों को जरा भी एतबार नहीं है। अब आखिरी बात यही है जो प्रेमकांत तिवारी जी ने कहा कि जमीन पर पहुंचने वाली चीज या जमीन पर उतरने वाली जो रोजगार की स्थिति है, वही मजदूर, वही श्रमिक जिनके हाथ रोजगार पहुंच रहा है, जिनके हाथ में मिल रहा है, वही लोग चीजों को बेहतर तरीके से तय करेंगे और जमीन से ही बाद में उठकर परिणाम भी 2022 का आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारी कोशिश यही है कि सही सवालों का सही उत्तर आप तक पहुंच सके और हम लगातार इसी बात की कोशिश करते हैं कि आपके पास इंटरप्शन ज्यादा न पहुंचे, आपके पास सही तथ्य ज्यादा पहुंचे। और यह मसला रोजगार का ऐसा है कि जिस पर बहुत ज्यादा आंकड़ों पर आप मत जाइए। आप अपने आसपास पड़ोस में देखिए कि क्या उस 1.25 करोड़ में से कुछ संख्या आपके आसपास है। अगर है तो फिर योजना जमीन पर उतर रही है, और अगर नहीं है तो फिर आप भी प्रश्न पूछने के लिए उतने ही तैयार रहिए जितनी विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही।